नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 18 मार्च 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली खबर है कि त्रिवेंद्र रावत चोजन एस उत्तराखंड सीएम, यानी कि जो त्रिवेंद्र रावत हैं तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो पहले आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, और इसके अलावा जो वहाँ पर मंत्रिमंडल चुना गया है तो उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आए थे। तो इस वजह से थोड़ी सी आलोचना भी हुई है इनके मंत्रिमंडल की, कि वो दरअसल पे बागियों का मंत्रिमंडल है, अर्थात उनका मंत्रिमंडल है जो कि अपनी पार्टी छोड़ करके भाजपा में आए थे। तो हालांकि उससे हमें लेना देना नहीं है। अब जिसको बनाना है मंत्री तो वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, तो वो उनकी अपनी खुद की सोच होती है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगला है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नीडेड प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति ने कहा है कि एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, बहुत पुरानी उक्ति थी एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिसमें कि नेहरू ने ये कहा था कि मिलियंस शुड नॉट से यस टू वन मैन, यानी कि लाखों लोगों को एक ही आदमी के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं आ जानी चाहिए कि वो सीज़र बन जाए। तो यहाँ पे एक शब्द भी उन्होंने लिखा है कि वी डू नॉट वांट सीज़र्स। तो दोस्तों, सीज़र का मतलब वो होता है, आपने जूलियस सीज़र का नाम सुना होगा, तो उसका ये मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है तो जूलियस सीजर, यानी कि एक तरीके का ऑटोक्रेटिक या स्वायत्ततावादी व्यक्ति बन जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद नरेंद्र मोदी के आधार पर उन्होंने ऐसा कहा होगा, क्योंकि अब स्थितियां ठीक वैसी ही बन रही हैं जैसे कि आज से 40 से 45 साल पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में बनी थी। इंदिरा गांधी के हाथ में इतनी ज़्यादा ताकत आ गई थी, इतनी ज़्यादा ताकत आ गई थी कि उनके सामने कोई भी व्यक्ति कुछ रह ही नहीं गया था, यानी कि ना कोई विपक्ष था उनके आगे, ना कोई और नेता उनके आगे कुछ थे, और खुद उनकी पार्टी के जो नेता थे तो वो उनकी किसी भी बात का विरोध ही नहीं कर सकते थे। और उस ज़माने में कहा जाता था कि जो कैबिनेट मीटिंग होती हैं तो मीटिंग नहीं होती हैं, दरअसल पे इंदिरा गांधी आकर के आदेश सुनाती हैं, और जो सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं तो वो जी हाँ करते हैं। तो लगभग लगभग वही स्थिति शायद अभी फिर से बन रही है, ऐसा राष्ट्रपति जी का सोचना है। तो उनका ये कहना है कि जो विपक्ष है तो उसे और मजबूत तौर पे उभर के सामने आना चाहिए। तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की जो कोट थी, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आई डू नॉट वॉन्ट मिलियंस ऑफ पीपल से यस टू वन मैन, आई वॉन्ट ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, यानी कि मैं नहीं चाहता कि लाखों लोग एक ही आदमी के लिए हाँ करें, मैं एक मजबूत अपोजिशन भी चाहता हूँ। तो ये तो उन्होंने सही बात कही कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में अपना विश्वास खोता जा रहा है। यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं तो ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं जो जनता में एक विश्वास होना चाहिए कि वो उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकती हैं, जो कि एक पार्टी का मकसद होता है सरकार बनाने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को वोट क्यों देता है, क्योंकि पार्टी उसे इस बात का आश्वासन देती है कि वो जब सरकार में आएगी तो जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी। फिर वो इच्छाएं और आकांक्षाएं कुछ भी हो सकती हैं, ठीक। तो चूंकि क्या है कि ये जो सारी पार्टियां हैं तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में फेल हो रही हैं, असफल हो रही हैं, जिसकी वजह से जो भाजपा है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो ये आगे चल के लगातार बना रहेगा ट्रेंड या कि बदलेगा, वो तो बात की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को खुद के तौर तरीकों पर सोचने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि अगर उन्हें भाजपा से टक्कर लेनी है तो किस तरीके से लेनी है। यानी कि जो भाजपा ने अपनी एक छवि बनाई है, तो जब तक वो भी उसी तरीके की छवि नहीं बनाएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तब तक वो उसे टक्कर नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो एक राजनीतिक ट्रेंड, राजनीतिक प्रवृत्ति है, तो जिन आधारों पर भाजपा ने वो राजनीतिक प्रवृत्ति बनाई है तो उन्हीं आधारों को पकड़ के बाकी पार्टियों को भी अपनी वो छवि बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाएंगी तो जाहिर तौर पे वो जनता का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं होंगी, ठीक। तो वो जो पुराना ट्रेंड था तो अब वो हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता। यानी कि जो पुरानी राजनीति थी 20 साल 25 साल पुरानी, अब वही ट्रेंड में राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। अब वो राजनीति बदल गई है तो लोगों को अपनी राजनीति भी वैसे बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे छोटी सी खबर है कि रिटर्न असम ट्रेजर, यानी कि असम का जो एक खजाना है उसे वापस करें। तो कैसा खजाना?
तो असम के गवर्नर ने राज्यपाल ने ये कहा है कि असम में एक 16वीं सदी का बहुत पुराना एक ड्रेप यानी कि एक तरीके का पर्दा या चटाई कहें तो एक ड्रेप था जो कि इंग्लैंड चला गया था जब अंग्रेज़ों का यहाँ राज था, तो उसे वापस किया जाए। तो दरअसल पे इसका जो नाम है वृंदावनी वस्त्र। ठीक, तो ये असम के कल्चर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए आपको इसका नाम बिल्कुल जानना चाहिए कि वृंदावनी वस्त्र इसका नाम था। और इसकी महत्ता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये 16वीं सदी में एक वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के निरीक्षण में बनवाया गया था। तो चूँकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वहाँ धार्मिक लिहाज से भी और सांस्कृतिक लिहाज से भी, तो इसलिए वहाँ के राज्यपाल ने इसकी मांग की है। तो मांग किससे की है? ये मांग की है ब्रिटिश हाई कमिश्नर यानी डिप्टी हाई कमिश्नर, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर से की है, यानी कि जो उप उच्चायुक्त हैं ब्रिटेन के जो भारत में नियुक्त हैं उनसे ये उन्होंने मांग की है। और इसलिए की है क्योंकि इस समय वर्तमान में ये जो पर्दे का टुकड़ा है तो ये लंदन में रखा हुआ है विक्टोरिया म्यूज़ियम में। तो एक खबर है कि इक्रिसैट ICAR जॉइन हैंड्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि फसलों में सुधार के लिए, फसलों में गुणवत्ता के सुधार के लिए इक्रिसैट और ICAR ने हाथ मिलाया है। तो दोस्तों जो ICAR है तो आप हमेशा नाम सुनते ही रहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो एक और दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक, तो आपको बता दूं कि सेमी एरिड का मतलब होता है अर्धशुष्क, ठीक, और ट्रॉपिक्स का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, यानी कि उष्णकटिबंधीय इलाकों में जो अर्धशुष्क इलाके हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बेल्ट में जो अर्धशुष्क इलाके हैं तो वहाँ पर खेती का कैसा पैटर्न होना चाहिए। तो भारत में क्या है कि ऐसे बहुत से इलाके पाए जाते हैं जो कि सेमी एरिड हैं यानी कि अर्धशुष्क हैं। तो उन इलाकों में खेती जो है तो किस प्रकार से बेहतर की जाए, तो उसके लिए ICAR ने इक्रिसैट से हाथ मिलाया है। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिसमें कि इक्रिसैट ICAR की सहायता करेगा वो होंगे क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स, ठीक, यानी कि जलवायु स्मार्ट फसलें। तो ये क्या होती हैं? तो स्मार्ट जब शब्द कहीं पर जुड़ जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ बन जाता है जो बदलते हुए वातावरण या समय के अनुसार खुद को अनुकूलित कर लेता है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उससे आगे चल के फसलों के उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है। तो जो स्मार्ट क्रॉप्स होंगी तो वो बदलते हुए वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेंगी, इसीलिए उनको स्मार्ट क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक, तो आगे चल के ऐसा ही है एक स्मार्ट फूड, और जो तीसरा है डिजिटलाइजेशन ऑफ ब्रीडिंग डाटाबेस वर आइडेंटिफाइड। ठीक, तो जो ब्रीडिंग डाटाबेस होता है यानी कि जो विभिन्न प्रकार की फसलों की प्रजातियों का और उनका संकरण करके नई प्रजातियां जो बनाई जाती हैं उनका जो डाटाबेस होता है तो उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा, यानी कि अभी तक वो सारा कागज़ों में होता है। ठीक, तो डिजिटलीकरण करके उसका एक अपना डाटाबेस बना के उसका जो सर्वर है तो शायद ICAR के पास उसको लगाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पे आगे चल के काम करेंगे। तो महत्वपूर्ण खबर तो बहुत नहीं है लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, लॉन्ग टर्म सप्लाई पैक्ट फॉर सुखोई जेट्स इंक्ड, यानी कि सुखोई जेट के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति संबंधी समझौता जो है तो पूरा कर लिया गया है। तो दोस्तों इंक का मतलब होता है किसी समझौते का पूरा हो जाना है, कि उस पर ठप्पा लग जाना, यानी कि वो समझौता जो है तो अब पूरा हो गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो फाइटर जेट संबंधी खरीदें हुई हैं पिछले 30-35 सालों में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से हुई हैं? रूस से हुई हैं। यानी कि भारत के जो ज़्यादातर फाइटर जेट हैं, जो मिग वगैरह आप सुनते हैं, तो वो कहाँ बने हुए थे? वो रूस में ही बने हुए थे। ठीक, तो भारत में जो वायुयान बनाने संबंधी इकाई है तो उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो HAL और उन रशियन कंपनियों के बीच अभी एक करार हुआ है। क्यों? क्योंकि है क्या कि भारत के जो सारे पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं तो वो सारे रूस के आए हुए हैं, और उनका जो लाइफ साइकिल और मेंटेनेंस है यानी कि जो उनका जीवन काल होता है तो उसमें, और उनका जो मेंटेनेंस यानी रख रखाव होता है, उन सारी चीज़ों में जो विशेषज्ञता होती है वो उन्हीं के पास होती है जिन्होंने उसको बनाया है, यानी रशियंस के पास। हमारे पास उसकी विशेषज्ञता नहीं है।
तो जब कभी वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें कोई समस्या आ जाती है उनके लाइफ साइकिल में, तो उससे संबंधित जो समस्याएं हैं तो उसको सुधारने का पूरा जिम्मा उन्हीं के ऊपर होता है। तो अगर उनके साथ करार समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि इनका मेंटेनेंस वगैरह भी भारत को करना पड़ेगा, यानी एचएएल को करना पड़ेगा, जो कि भारत में इन सारे कामों को देखती है। तो एचएएल की चूंकि विशेषज्ञता है नहीं उस चीज़ में, तो इसलिए एचएएल ने क्या किया है कि डील साइन की है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ताकि आगे चल के जब तक ये विमान भारत में सेवा में रहेंगे तब तक रूस के द्वारा इन सभी विमानों के मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल की देखभाल के लिए रूसी विशेषज्ञों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के यही बात है कि हमारी इसमें जो विशेषज्ञता की कमी है तो वो थोड़ा सा इसमें आड़े आ रही है। अब जो एक महत्वपूर्ण विमान है जिसका नाम सुखोई 30 है, तो ये सारा कार्यक्रम उसके लिए किया गया है, क्योंकि मिग विमान तो वैसे भी अब कुछ दिन में वो हो जाएंगे, यानी कि आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे, सेवा से बाहर हो जाएंगे। तो आगे चल के जो सुखोई एयरक्राफ्ट हैं तो जो कि हमारे सेवा में बने रहेंगे, तो उनके लिए भी तो मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए ये कार्य करना बहुत आवश्यक था। तो दोस्तों अगली खबर है कि पार्लियामेंट्री पैनल फ्यूम्स एज नेट ग्रिड पोस्ट्स रिमेन वैकेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है, संसदीय पैनल है, तो नेट ग्रिड में जो पद खाली हैं उनको लेकर के भड़क गया। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि नेट ग्रिड क्या है और उसकी जो पदों की नियुक्ति है तो क्यों जल्दी की जानी चाहिए थी, वो क्यों आवश्यक है, वो भी आपको जानना चाहिए। तो आपको बता दूं कि नेट ग्रिड दरअसल पे भारत में सुरक्षा संबंधी एक इकाई है और इसमें जो 35 पद थे वो नहीं भरे गए हैं। तो इससे ये कहना है विपक्षी पार्टियों का कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। तो बाकी सब छोड़िए, सिर्फ आपको जानना यही है कि नेट ग्रिड क्या है। तो नेट ग्रिड जो है तो इसको तब बनाया गया था जब भारत में 26/11 का मुंबई हमला हो गया था। तो उसके बाद क्या था कि यूपीए की सरकार को ये लगा, क्योंकि सभी ने दबाव बनाया था, यानी कि जितने विपक्ष थे और सरकार में भी जो सांसद थे और मंत्री थे, तो उन्होंने दबाव बनाया था कि ये जो पुरानी व्यवस्था है इंटेलिजेंस की वो बहुत कारगर नहीं है और बहुत से ऐसे लोग जो कि पकड़ में नहीं आ पाते हैं हमारी इंटेलिजेंस की कमजोरियों की वजह से, तो उनको पकड़ने के लिए एक नेट ग्रिड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो नेट ग्रिड करता क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि एजेंसी विच स्टोर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सिटीजन्स, यानी कि जो नागरिकों की बहुत ज़्यादा संवेदनशील निजी जानकारी को अपने पास इकट्ठा रखता है फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 डजन एजेंसीज, यानी कि तकरीबन 24 से 25 एजेंसियां ऐसी हैं जो कि इससे संबंधित जानकारियां इकट्ठा करती हैं, लेकिन ये सारी एजेंसियां अलग अलग करती हैं। ठीक, उन सारी जानकारियों को एक साथ एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, एक ही सर्वर पर एकत्रित करने का जो काम होता है वो किसका होता है, नेट ग्रिड का होता है। यानी कि नेट ग्रिड जो होती है तो एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एक तरीके की साइबर इकाई होती है जो कि इस सारी जो इंटेलिजेंस की प्रक्रिया है उसको इंटरनेट से जोड़ती है, यानी कि उससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ देती है। ठीक, तो उसके पास एक पूरा का पूरा डाटाबेस तैयार हो जाता है और उसके बाद फिर उसको देश में कहीं पर भी भेजा जा सकता है या त्वरित रूप से आवश्यकता पड़ने पर उसका कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है उन लोगों की पहचान में जिनके ऊपर ये आशंका है कि शायद ये किसी भी प्रकार के आतंकी हमले में शामिल रहे होंगे। ठीक, तो ये काम होता है नेट ग्रिड का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू बी मेड अवेलेबल फॉर काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आगे चल के जो एनआईए द्वारा आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की जो जांच पड़ताल होती है तो वहाँ पर भी नेट ग्रिड क्या करता है, इन सारी चीज़ों को, जानकारियों को उपलब्ध कराता है। तो है क्या कि जब इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जटिल चीज़ है, तो इसमें जाहिर तौर पे आईटी की बढ़िया समझ रखने वाले लोग ही इसमें काम कर सकते हैं। तो है क्या कि सरकार जो है तो तनख्वाह कम दे रही है, तो इस वजह से लोग इसमें आना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है रिम्यूनरेशन, उसका मतलब यही होता है पारिश्रमिक। तो लिखा है रेज रेम्यूनरेशन, यानी पारिश्रमिक इनका बढ़ाइए तभी आएंगे, क्योंकि ये जो इस संबंध में जानकारी रखने वाले लोग हैं
तो वो प्राइवेट कंपनियों में दूसरा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुरक्षा संबंधी कामों के लिए उनको पता है कि सरकार ज़्यादा पैसे तो उनको देने नहीं वाली है, तो अपना कहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं। तो ये है कि भाई उनकी तनख्वाह बढ़ाओ तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो इंटरनेशनल में एक खबर है कि यूएस पुट्स नॉर्थ कोरिया ऑन नोटिस, यानी कि यूएस ने नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दी है। तो आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, उससे पूरे के पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में, या कि कहें उस पूरे के पूरे इलाके में ही, जिसमें कि जापान भी शामिल कर लें, उस पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो यूएस के टॉप डिप्लोमेट हैं, टॉप कूटनीतिक हैं, उनका नाम है रेक्स टिलरसन। तो ये उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रेक्स टिलरसन ने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया अपनी हरकतों को बंद नहीं करता है तो हमारे पास उससे निपटने के लिए दूसरे भी तरीके हैं। उन्होंने कहा मिलिट्री एक्शन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म नॉर्थ कोरिया इज एन ऑप्शन ऑन द टेबल, यानी कि न्यूक्लियर हथियारों से सुसज्जित नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सैन्य विकल्प भी टेबल पर आ चुका है, यानी कि वो बिल्कुल कार्यवाही में प्रक्रिया में है और उससे संबंधित कार्यवाही कभी भी हो सकती है। इफ़ द थ्रेट फ्रॉम द रोग रेजिम एस्केलेट, यानी कि अगर इस प्रकार के दुष्ट शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न किया जाता है तो, यानी कि एक तरीके से उन्होंने नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दी। तो यहाँ पर आपको आगे ये बता दूं कि जो अमेरिका है तो 28,000 ट्रूप्स को, 28,000 सैनिकों को उसने दक्षिण कोरिया में तैनात किया है ताकि वो किसी भी प्रकार के हमले से दक्षिण कोरिया की रक्षा कर सके, क्योंकि उत्तर कोरिया कभी भी दक्षिण कोरिया पे हमला कर सकता है। लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञ हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, वो उत्तर कोरिया की उन मिसाइलों की जद में आ चुकी है जिनका कि वो पहले भी परीक्षण कर चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों देशों में युद्ध हो तो सीधे उत्तर कोरिया सियोल पे ही आक्रमण कर दे। तो अगर सियोल पे हमला कर देता है तो इससे कैजुअल्टीज़, यानी कि लोगों की मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के ऊपर भी दबाव है कि आसानी से तो वो उत्तर कोरिया के खिलाफ युद्ध नहीं शुरू कर सकता, वरना दक्षिण कोरिया को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगला है चाइना एंड पाकिस्तान स्टेप अप मिलिट्री टाइज, यानी कि चीन और पाकिस्तान ने अपने सैन्य ताल्लुकातों को बढ़ाया। तो दोस्तों यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट है, उसका नाम है FC-1 जियाओ लॉन्ग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक, तो दोस्तों कॉम्बैट का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि ऐसी द्वंद्व लड़ाइयों में जब एयरक्राफ्ट का यूज़ होता है, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं ये, तो उन्हें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं। ठीक, तो क्या है कि कुछ मामलों में इनकी भी सहमति बनी है। तो FC-1 का जो मामला है तो वो तो एक छोटा सा मामला है। जो महत्वपूर्ण मामला है तो दरअसल पे वो सीपेक का मामला है। आपको बता दूं कि जो सीपेक है तो उस पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है तालिबान का, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का और अलकायदा का। ठीक, तो उस सारी समस्याओं से निपटने के लिए जो वहाँ के पाकिस्तान के जनरल हैं कमर जावेद बाजवा, तो वो चीन गए थे और जो चीन के जनरल हैं, जनरल फांग फेंगुई, जिनका कि फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है, उनसे जाकर के उन्होंने मुलाकात की है और दोनों के बीच ही कई सारे मामलों में बातचीत हुई है। तो हालांकि ये जो FC-1 है तो जॉइंटली इसको बनाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसको जॉइंटली बनाया गया है, यानी कि पाकिस्तान और चीन ने इसे मिल करके बनाया है। हालांकि सभी जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर हाथ जो होगा वो चीन का ही होगा, पाकिस्तान के द्वारा थोड़ी बहुत ही सहायता इसमें की गई होगी। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो अन्य चीज़ें हैं वो जाननी ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने सीपेक की सुरक्षा के लिए तकरीबन 15,000 सैनिकों को सीपेक पे तैनात किया है ताकि तालिबानी और अलकायदा के जो आतंकवादी हैं तो वो हमला करके उस पर किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचा सकें। और उसके अलावा जो चीन है तो चीन ने क्या किया है कि अपनी नेवी को, अपनी नौसेना को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अभी जो उसकी शक्ति है, क्षमता है 20,000 सैनिकों की, उसको आगे चल के बढ़ा करके 1 लाख सैनिकों तक पहुंचाने की उसकी मंशा है। यानी कि उसका कहना है कि अब हम अपनी नेवी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि जो सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय रूप से मजबूत हैं जैसे कि अमेरिका की सेना, तो उनकी नेवी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है।
तो चीन अपनी नेवी को बढ़ा करके 5 गुना करना चाहता है। और उसके अलावा ये जो नेवी होगी तो इसके जो 2 महत्वपूर्ण बेस कैंप होंगे, तो एक तो जिबूती में होगा, जो कि आपको पता है कहाँ पे है, अदन की खाड़ी के पास है, ठीक, जहाँ से लाल सागर में आप घुसते हैं। दूसरा होगा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे। तो है क्या कि चीन जो है तो लगातार अपनी जो समुद्री क्षमताएं हैं उनको बढ़ा रहा है, और उसके अलावा उसने मालदीव और श्रीलंका में भी कुछ ऐसे बेस बनाने के लिए बातचीत की है। हालांकि उसके लिए स्वीकृति मिलती है कि नहीं वो बात की बात होगी, पर चीन लगातार अपनी नौसैनिक पहुंच जो है बढ़ाता जा रहा है। तो एक खबर है कि इंडियन ड्रग मेकर्स फेस स्क्वीज इन यूएस, यानी कि जो भारतीय दवा निर्माता हैं तो यूएस में उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्क्वीज़ का मतलब होता है कि संकुचन, यानी किसी चीज़ को आप दबा दें, निचोड़ दें तो उसको स्क्वीज़ कहते हैं। तो यानी कि जब कोई चीज़ संकुचित हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो वो स्क्वीज़ वही कहलाती है। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो व्यापार है अमेरिका में तो वो काफ़ी ज़्यादा संकुचित होने की, स्क्वीज़ होने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? तो आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉलिसी अपनानी शुरू की है वो कैसी पॉलिसी है? वो है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, यानी कि संरक्षणवादी नीति। अब संरक्षणवादी नीति के तहत उनका ये कहना है कि हमें उन्हीं चीज़ों का उपभोग करना चाहिए जो कि अमेरिका में बनी हो, ठीक। इससे क्या होगा कि अमेरिकी कंपनियां मजबूत होंगी तो अमेरिकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देंगी। अब है क्या कि भारत में बहुत सारी छोटी छोटी दवा कंपनियां जो कि जेनेरिक दवाएं बनाती हैं। तो दोस्तों जेनेरिक दवाएं उन दवाओं को बोलते हैं जिनका कि पेटेंट अब समाप्त हो चुका है और उसे कोई भी बना सकता है, और वो काफ़ी सस्ती होती हैं इसी वजह से, क्योंकि पेटेंट तो अब किसी के पास उसका है नहीं, तो इसलिए उन दवाओं को जेनेरिक दवाएं कहते हैं, ठीक। यानी कि लोक कल्याण के लिए क्या होता है कि उन दवाओं का जब पेटेंट समाप्त हो जाता है तो उसे रिन्यू नहीं किया जाता, बल्कि वो सभी के लिए खोल दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बन पाएँ और सभी के लिए उपलब्ध हो पाएँ। तो क्या है कि भारत को दुनिया में जेनेरिक दवाओं का एक बहुत बड़ा निर्माता माना जाता है। और आपको बता दूं कि सारी दुनिया में आप कहीं पर भी आज चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको भारत की बनाई हुई जेनेरिक दवाएं मिल जाएंगी, कहीं भी आप चले जाइए। और अमेरिका भी उनमें अपवाद नहीं है। अमेरिका में बहुत सारी जो जेनेरिक दवाएं हैं वो भारत की ही बनाई हुई जा रही हैं। तो अब ऐसा है कि जब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ आ जाएंगी तो उससे आगे चल के वहाँ जो भारत की दवाएं बिकती हैं तो उनका आयात कम कर दिया जाएगा, तो भारतीय कंपनियों को उससे बहुत घाटा लगेगा। तो आप सोचिए कि इंडिया सप्लाइज नियरली अ थर्ड ऑफ मेडिसिन सोल्ड इन द यूएस, ठीक। यानी कि पूरे यूएस में जितनी भी दवा बेची जाती है तो उसमें से 1/3 सिर्फ भारत की बनी हुई होती है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत का जो दवा व्यापार है अमेरिका में वो कितना बड़ा होगा। तो जाहिर तौर पे ये भारतीय जो दवा निर्माता हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा आघात होगा ऐसा कुछ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का आना। तो एक जो अन्य चीज़ लिखी हुई है, विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ्स एंड द यूएस बूस्टिंग लोकल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इम्पोर्ट टैरिफ, आयात टैरिफ लगा करके जो है तो भारतीय दवाओं को यूएस में काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया जाएगा, ठीक। और दूसरी ओर यूएस क्या कर रहा है कि खुद की जो दवा मैन्युफैक्चरिंग है, दवा निर्माण है, तो उसको बूस्ट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। तो दोनों ही कारण है कि अमेरिका में दवा निर्माण एक तो बढ़ रहा है, ऊपर से भारतीय दवाओं पे टैरिफ लग जाने की वजह से वो अमेरिकी बाज़ार में महंगी हो जाएंगी, तो वैसे भी कंपटीशन में नहीं रह जाएंगी, तो फिर उनके ख़रीदार अपने आप कम होने लगेंगे। तो दोस्तों आखिरी खबर है कि अरुणाचल टीम डेवलप्स गॉगल्स टू हेल्प द ब्लाइंड, यानी कि अरुणाचल का एक जो टीम है, एक जो नवयुवक है, तो उसने नेत्रहीनों की सहायता के लिए एक गॉगल बनाया है। तो दोस्तों जो टीन होता है, टीन का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो कि अभी 20 की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं, जैसे कि 16, 17, 18, 19, ठीक। तो इनमें समय लास्ट में टीन लगा होता है, तो इस वजह से ये जो उम्र होती है इसे टीन या टीनेजर ग्रुप बोलते हैं, ठीक। तो टीन आपको समझना चाहिए कि टीन का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक टीनेजर बच्चा है, उसका नाम है अनंग तादार, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। उसने एक विशेष प्रकार का गॉगल बनाया है जो कि अल्ट्रासाउंड की सहायता से नेत्रहीन लोगों को रास्ता खोजने में मदद करता है, यानी कि नेत्रहीन लोगों को ये बताता है कि उनके सामने किसी भी प्रकार की बाधा है कि नहीं। तो बाधा के रूप में कुछ भी हो सकता है, जैसे दीवार हो सकती है, ठेला हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सामने। तो अभी तक क्या है कि जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं तो अपने साथ छड़ी रखते हैं जिसके माध्यम से वो पता लगाते हैं कि सामने कौन सी बाधा है।
तो उसके माध्यम से ही वो आगे बढ़ते हैं। और अभी जो इन्होंने ये गॉगल बनाया है तो इसको नाम दिया है बच्चे ने G4B, यानी गॉगल फॉर ब्लाइंड। तो ये जब उसने बनाया, इसका पूरा जब खाका बनाया, तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है, तो उसने ये कहा कि आप इसका प्रोटोटाइप तैयार कीजिए। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आप डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, तो यानी कि आपके पास पूरा का पूरा सोच तैयार हो जाता है, डिज़ाइन तैयार हो जाता है आपके दिमाग में, आपके कागज़ में, तब आपको उसमें असली एक उसकी प्रतिकृति बनानी होती है। और अगर वो प्रतिकृति सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका मास प्रोडक्शन किया जाता है। यानी कि जब एक आप प्रोटोटाइप बना लेते हैं और वो प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर उसी प्रोटोटाइप की कॉपी बना करके फिर क्या किया जाता है कि उसका वाणिज्यिक उत्पादन, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो जो सबसे पहले बनती है चीज़ तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। यानी कि कागज़ से उतर के जब वो मूर्त रूप लेती है तो जो पहली उसकी प्रतिकृति होती है उसी को हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। ठीक, तो प्रोटोटाइप आप समझ गए। इसको हिंदी में आए तो आप देवनागरी में सीधे प्रोटोटाइप ही लिखिएगा। ठीक, अनावश्यक रूप से हिंदी शब्दों के पीछे मत भागिएगा। तो क्या है कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने कहा है कि इसका पहले आप प्रोटोटाइप बनाइए, और उसके लिए क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने उसे वित्तीय रूप से सहायता देने की भी बात कही है। तो आगे चल के ये हम देख लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो काम ऐसे करता है दोस्तों, एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं इको लोकेशन। ठीक, तो इको लोकेशन की जो प्रक्रिया है तो उसको कौन इस्तेमाल करते हैं? वो चमगादड़ इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऐसे जानवर या ऐसे पक्षी जिनके पास आँख नहीं होती है वो इको लोकेशन की सहायता से उड़ते हैं। तो आपने चमगादड़ को देखा होगा कि उसके पास आँख नहीं होती है, फिर वो कितना बढ़िया उड़ता है। यानी कि उसके सामने जो भी बाधा है वो देख लेता है कि वो कहाँ पर है। तो आँख नहीं है तो कैसे देखता होगा? दरअसल पे वो इको लोकेशन से देखता है, आँख से उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ठीक वैसे ही कि जैसे चमगादड़ के पास आँख नहीं है फिर भी वो जान लेता है, तो जैसे ही जो मतलब कि जो दुनिया में नेत्रहीन व्यक्ति हैं तो वो भी जान लेंगे इको लोकेशन के माध्यम से कि सामने जो चीज़ नहीं है वो जो आँखों से नहीं दिख रही है और सामने है, तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो होता क्या है कि आपको तरंगों का एक गुण पता होगा कि जब तरंग किसी भी चीज़ से टकराती है तो वापस लौटती है। तो ठीक वही यहाँ पर उस गुण का उपयोग किया जाता है इकोलोकेशन में। यानी कि चमगादड़ क्या करता है कि अपनी तरफ से अल्ट्रासाउंड तरंगों को छोड़ता है सामने की ओर। जब वो तरंगे जाती हैं तो सामने अगर कोई बाधा है तो उससे टकरा करके वापस चमगादड़ तक वापस आ जाती हैं, तो उसको पता चल जाता है कि सामने कोई बाधा है। ठीक, और अगर वो तरंगे सामने से गुजर जाती हैं, किसी चीज़ से नहीं टकराती हैं, तो वापस आने का उनका कोई सवाल ही नहीं होता। तो चमगादड़ को पता चल जाता है कि सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वहाँ से तरंगे टकरा करके वापस लौटती। तो ठीक यहाँ पर यही सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा। हालांकि ये सब इसमें लिखा हुआ नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं तरंगों के बारे में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फिज़िक्स पढ़ा हुआ है। तो क्या है कि ये जो तरंगे होंगी, ठीक, अल्ट्रासाउंड तरंगे होंगी, तो इसको आजकल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब कार पार्किंग वगैरह में लगाते हैं लोग, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कि दो कारों के बीच अगर 50 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, तो जैसे ही 50 सेंटीमीटर से कम की दूरी हो जाएगी, यानी कार ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगी 50 सेंटीमीटर से, तो वो अपने आप एक अलार्म बजाएगी। तो उससे पता चल जाएगा कि हमारी कार दूसरी कार के ज़्यादा नज़दीक है या दीवार के ज़्यादा नज़दीक है। तो पार्किंग के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था इको लोकेशन का। पर उसी कंसेप्ट को बढ़ा करके इस बच्चे ने क्या किया है कि पार्किंग से उसको नेत्रहीनों के लिए गॉगल में लगा दिया है। तो काम ऐसे करेगा ये कि इसमें से पहले तो अल्ट्रासाउंड तरंगे निकलेंगी, क्योंकि इसमें अल्ट्रासाउंड सेंसर लगाए गए हैं। तो सेंसर का यही कार्य होता है कि वो तरंगे छोड़ता रहता है, और ये जो अल्ट्रासाउंड तरंगे होंगी तो जो आसपास जो ऑब्स्टिकल्स यानी बाधाएं होंगी तो उनसे टकरा करके उस व्यक्ति तक वापस आएंगी। ठीक, तो उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो जो ऑब्स्टिकल है कितना दूर है? तो पता चलेगा एक बीप के साउंड से। यानी कि अगर ऑब्स्टिकल या बाधा जो है तो उसके बिल्कुल नज़दीक में है तो बीप साउंड काफ़ी तेज़ होगा, और अगर वो थोड़ा सा दूर है तो बीप साउंड धीरे धीरे होगा। तो उसको पता चल जाएगा कि वो जो बाधा है तो उससे कितनी दूरी पर उपस्थित है। ठीक, तो ये कहा गया है कि उसको बीप साउंड के अलावा उसमें वाइब्रेशन भी प्रदान किया जाएगा, तो वाइब्रेशन से भी जान सकेगा कि कोई भी वस्तु उसके आसपास कितनी दूरी पर है।
लेकिन इसके भी जो रेंज है तो केवल 2 मीटर तक की है, यानी कि 2 मीटर तक की जो बाधाएं हैं तो केवल ये उन्हीं को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक। और उसके अलावा इसमें इंफ्रारेड का भी एक सेंसर लगाया गया है, यानी कि अगर किसी भी कारणवश अल्ट्रासाउंड सेंसर कार्य नहीं करते हैं तो जो इंफ्रारेड सेंसर है तो वो वहाँ पर कार्य करेगा और ऑब्स्टिकल के संबंध में सामने वाले को बता देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।